साथियों, आज हम एक नया चैप्टर लेते हैं सरसई, CERSAI, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। सेंट्रल रजिस्ट्री एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या एक यूँ समझ लो कि 2013 में स्टार्ट किया था बैंक ने। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें क्या होता है कि जब उसको लॉगिन करते हैं और इसके लॉगिन और पासवर्ड जो होते हैं वो ब्रांच मैनेजर के पास रहते हैं। ये मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं आपकी की हुई है, या आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसके उस हाउसिंग लोन की प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स, उसके सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी जाती है। पट्टा संख्या, नगर परिषद का कहाँ है, कहाँ से इशू हुआ है, या आपके JDA है, कोई और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, उन सब का इसके अंदर हवाला दिया रहता है। और सरसई जो है वो एक टू कम्बैट द सस्पिशियस एंड फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी विच आर बीइंग ऑलरेडी क्रिएटेड। जैसे कि मान लो पहले जब सरसई नहीं थी, ये कंसेप्ट सरसई का आया 2013 में। कंसेप्ट क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि पहले जब मैनुअल होता था तो कहीं भी ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, इसलिए सीधा बैंक के पास लोन होता था, बैंक पट्टा रख लेती थी। कई बार क्या होता था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फ्रॉडलेंटली वेज, कोई ऐसे मतलब धोखाधड़ी से, जैसे कोई भी मिली भगत होती थी किसी की भी, तो वो जैसे वहाँ से डॉक्यूमेंट, मतलब लोन आपका चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, और वहाँ से आपने हाउसिंग डॉक्यूमेंट ले लिया, और हाउसिंग डॉक्यूमेंट लेके हाउसिंग की प्रॉपर्टी के कागज ले लिए और दूसरी बैंक से लोन करा लिया। दूसरी बैंक को ये पता नहीं है कि भाई ये ऑलरेडी उसने लिया हुआ है, दूसरी बैंक भी कर देती। फिर मान लो कोई और ज़्यादा शातिर होता तो वो दूसरी बैंक से भी लेके कर देता। नहीं तो कई बार क्या होता, ऐसा नहीं होता तो वो क्या करता, एक बैंक से लोन लेता, दूसरी बैंक से और उसका एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेता कि मेरा एक झूठा एफिडेविट दे देता कि मेरा आई हैव लॉस्ट द ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सो काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी इशू हो जाती है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी के अगेंस्ट में लोन कभी नहीं होता, ना मॉर्गेज लोन होता है ना हाउसिंग लोन होता है। लेकिन जब सरसई नहीं थी तो कुछ बैंकें ऐसी थी जो प्राइवेट बैंकें जो सर्टिफाइड कॉपी के अगेंस्ट में लोन करती थी और आज भी करती हैं। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी के अगेंस्ट में लोन करना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उस आदमी ने सर्टिफाइड कॉपी कितनी निकलवाई हैं, और फिर अगर मान लो वो उस आपके सर्टिफाइड कॉपी के अगेंस्ट में आप लोन करते हैं, मॉर्गेज लोन करते हैं, कोई भी लोन करते हैं, उसके लोन करते हैं, और उस केस के अंदर मान लो वो आदमी जो है वो नहीं चुकाता और आप फेल हो जाता है, पार्टी फेल हो जाती है, बराबर NPA हो जाता है, तो उसके अंदर जिस बैंक ने सर्टिफाइड कॉपी के बेस पे लोन किया है वो कम्प्लीटली एब्सोल्युटली लायबल होगा, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी के अगेंस्ट में लोन नहीं होगा। यहाँ तक कि 2013 के बाद ये कंसेप्ट और भी आ गया था कि अगर किसी का ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज लोन या हाउसिंग लोन लिया हुआ है, या किसी की एज ए गारंटी वो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं प्रॉपर्टी के एज ए गारंटी, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं मॉर्गेज के या गारंटी के या जो भी हैं लेमिनेटेड हैं, तो बैंक ने उस टाइम एक सर्कुलर निकाला था कि या तो आपके डॉक्यूमेंट्स लेमिनेटेड हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल्कुल फैक्चुअल डॉक्यूमेंट हैं, ये किसी भी तरह से जो है वो फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसकी आप एक नोटिफिकेशन, एक तरह से शपथ पत्र टाइप अखबार में तीन नेशनल लेवल के अखबार में आप इसको निकलवाओ। 3 नेशनल लेवल के अखबार में निकलवा के, और उसके बाद जो है उसको बैंक के हाउसिंग लोन में हाउसिंग डॉक्यूमेंट के साथ रखा जाता है, जब तक कि वो लोन जो है आपके लिक्विडेट नहीं हो जाता लोन अकाउंट। और अगर आपको वो डॉक्यूमेंट रखना ही है, लोन खाता बंद नहीं करवाना तो, और नहीं तो बैंक ने ये कहा था कि आप अगर मान लो अखबार में नहीं निकलवा सकते, क्योंकि अखबार में निकलने का खर्चा बहुत होता है, एक अखबार में निकलने का कम से कम 15-20 हज़ार रुपये खर्चा होता है। अगर वो नहीं करते तो ये जो लेमिनेशन है, इस लेमिनेशन को बहुत ही सेफ्टी से आप कोई भी जो एक्सपर्ट है अगर उतर सकता है, कागज़ बहुत पुराना नहीं है, तो इन लेमिनेशन डॉक्यूमेंट्स लेमिनेशन को उतरवा दो।
तीसरा है कि नहीं साहब, हम लेमिनेशन तो नहीं उतरवाएंगे और अखबार में भी नहीं निकलवाएंगे, तो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उस बैंक में पूरा आप जमा कराओ और आप अपना खाता लिक्विडेट करो। क्योंकि लेमिनेशन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में लोन बंद कर दिया और साथ में लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखना भी बैंक ने बंद कर दिया है। इसलिए उस टाइम काफ़ी लोगों ने लोन बंद करवा लिए थे, क्योंकि अगर किसी का आपके 3 अखबार में भी निकलवाता है तो कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपया 3 अखबार का मिनिमम है। तो उसकी बजाय उसने यही बेहतर समझा, या तो लेमिनेशन को हटवा लिया या फिर उसने खाता ही बंद करवा लिया जैसे तैसे करके। अब इसके आगे अगर अपन चलें सरसई के, तो सरसई में जो है इसका एक पासवर्ड और जो एक लॉगिन आईडी होती है वो हमेशा ब्रांच मैनेजर के पास होती है। इसमें जो है वो क्लरिकल लेवल का काम नहीं है, ये ब्रांच मैनेजर जैसे जिस तरह से सिविल के पासवर्ड और लॉगिन आईडी जो होती है जो ब्रांच मैनेजर के पास ही होती है, इस तरह से इसकी भी सरसई की भी ब्रांच मैनेजर के पास ही होती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिविल में तो चलो हम सिविल खोल के देख सकते हैं, तो वो भी एक बैंक की सीक्रेसी को लीक करने वाली बात है। हम अगर मान लो ब्रांच मैनेजर के अगर किसी को हरेक को ये दे देता है आप सिविल के, तो उसमें उसको बता देता है कि भाई तेरा ये स्कोर इतना है, स्कोर कार्ड इतना है, वो भी लीक करने वाली बात है जो कि अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द कंडक्ट है। और इसी तरह से सरसई में अगर मान लो ब्रांच मैनेजर को किसी को अगर दे देता है इस तरह से पासवर्ड लॉगिन आईडी, और वो उसमें से उसके सरसई के डिलीट कर देता है, सारे डाटे डिलीट कर देता है, तो वो सरसई अगर वो मान लो किसी दूसरी बैंक में सर्टिफिकेट कॉपी में लोन लेने जाता है और मान लो वो उस बैंक उसको करती है, तो उसमें कहीं भी ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं बताएगा। तो इसलिए ये जो है टॉप सीक्रेट चीज़ है। अब इसमें जो सरसई में जो मॉर्गेज लोन लेने वाला जो बोरोवर है या जो हाउसिंग लोन लेने वाला बोरोवर है, उसको एक नॉमिनल चार्ज भी देने होते हैं। जैसे 5 लाख रुपये तक 100 रुपये प्लस आपके जीएसटी था, और 5 लाख से कम 50 रुपये प्लस जीएसटी था। और ये आपको मालूम हो कि हर ब्रांच में हर साल जो है वो जो हाउसिंग लोन या मॉर्गेज लोन चल रहे होते हैं तो उनके खाते में अपन सरसई। अब अपन सोचते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे लिखी जाती है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ट्रक का लोन करवाया और वो ह्यूज अमाउंट का है, तो उसके अंदर जो है बैंक उसके अगेंस्ट में किसी की कोई प्रॉपर्टी मतलब कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं। तो मान लो कोई अपना प्रॉपर्टी का पट्टा वगैरह किसी थर्ड पार्टी का रखता है या अपना रखता है, तो वो उसके अंदर सरसई में एंट्री होती है। वो इसलिए एंट्री होती है उसकी भी कि वो हालांकि मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रखा गया है लेकिन वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसकी भी एंट्री होती है, ताकि अगर वो मान लो वो उसके अगेंस्ट में कोई सर्टिफिकेट कॉपी में लोन लेने जाए तो उस पर चार्ज क्रिएटेड शो हो जाएगा और नेक्स्ट बैंक जो है वो उसका लोन करेगा नहीं। और सरसई का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, सरसई का जो मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि जो सस्पिशियस और फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की कि मतलब डबल लोन ले लेना या सर्टिफिकेट कॉपी में लोन ले लेना, उससे जो सरसई जो है बचाती है। नेक्स्ट जो सरसई का रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, ऑल कंटेंट्स भर जाते हैं उसके अंदर कि अथॉरिटी कौन है पट्टा जारी करने वाली और कौन सा पट्टा नंबर है, लीज डीड नंबर क्या है, डेट क्या है वगैरह वगैरह। फॉर दूसरा अलाउज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको अलाउ करती है टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स। मतलब जो आपके जो सिक्योरिटी दी हुई है और आपके मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे जिसमें भी, तो उसमें बैंकों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड कर देती है उस ट्रांजेक्शन को भी, ये इस आदमी का इस बैंक से लोन लिया हुआ है सरसई के अंदर। और सरसई के अंदर आपको एक और चीज़ भी दिखेगी कि ये तो एक आदमी है, मान लो उसके वो एक जगह से मॉर्गेज उसने ले लिया, दूसरी जगह से दूसरे किसी और प्रॉपर्टी में मॉर्गेज लेना चाहता है, तो जब वो उसकी लॉगिन आईडी खुलेगी तो पहला जो उसने ले रखा है, चाहे वो किसी दूसरे बैंक से ले रखा है, वो भी दिखेगा और जो लेने जा रहा है उसको एंट्री भी होगी और उसका ये भी जांच होगी भाई ये ऑलरेडी कहीं भी क्रिएटेड नहीं है चार्जेस पे। इस तरह से 2012 में सरसई एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड थ्रू फैक्टरिंग और द असाइनमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके अंदर सरसई के अंदर क्या है कि 2012 में उसने अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको और अधिक विस्तृत किया और उसके अंदर क्या है कि
कोई अगर सरसई में चढ़ा हुआ नहीं है, मान लो रह गया चढ़ने से, तो डॉक्यूमेंट्स की वगैरह जांच करके और उस डॉक्यूमेंट्स को सरसई के अंदर स्पेशली चढ़ाया गया। और इस तरह से जो है रिसेंटली जो है अपन करते हैं कि भाई सरसई जो है रिसेंटली वो जो है उसने एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन्स एंड दैट एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी कोलेटरल फॉर नॉन टेंजिबल असेट्स सच एज अकाउंटिंग डेब्ट्स according to the directives issued by a government. All lenders, banks, financial institutions must register with SARSAI all information about the concrete guarantees. इसके अंदर ये है कि जो डेप्ट रिसीवेबल्स हैं, डेप्ट रिसीवेबल्स का मतलब ये हो गया कि जो अपने बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो जो है मूवेबल है, इमूवेबल नहीं है, मूवेबल हैं, तो वो भी जो है सरसई के अंदर चढ़ते हैं, क्योंकि वो भी जो है बिल्स रिसीवेबल्स जो है वो भी एक तरह से उसका प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, तो वो भी उसके अंदर है। तो बैंक ने जो रिसेंटली जो सरसई प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बिल्स रिसीवेबल को जो या जो डेप्ट रिसीवेबल है उनको भी चढ़ाना शुरू कर दिया है सरसई में। और दूसरा सरसई रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने आपको बता दी। अच्छा, सरसई चार्जेस जो हैं ऑन होम लोन वो भी लगभग इतने ही हैं। अच्छा, और उसमें यह है कि सरसई की जो वाटिज है सरसई सर्च, सरसई के सर्च जो अपन करते हैं, खोज करते हैं, मतलब किसी भी उसकी प्रॉपर्टी की, तो सरसई सर्च रिपोर्ट इज एक्सेसिबल टू ऑल, प्रोवाइड ए corruption and fraudulent free registration scheme system. Such registry platform can be accessed by any bank, financial institution or individual, but a certain amount has to be paid. By doing so, the lender can obtain information about the property to ensure that it has no previous collateral that may have been created by different lenders in the past. Usually this is done before the loan to the borrower is approved. एक बात और ध्यान रखने की बात है कि सरसई की सारी जो कार्रवाई करते हैं ये अपने को लोन अप्रूव करने से या लोन की हाँ ना करने से पहले ये देखना ज़रूरी है। कोई भी जो बोरोवर आता है तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि मतलब सरसई क्या है क्या नहीं है। वो तो कहता है मेरी ये सैलरी स्लिप है, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा पट्टा है, ये है और ये सब कुछ लीगल रिपोर्ट है, मेरे को इतना लोन चाहिए। तो अपन उसको हाँ ना करने से पहले अपन उसको ये कहेंगे, पहले हम देखते हैं आपका ऑलरेडी इस पर कोई मॉर्गेज तो लिया नहीं है, ऑलरेडी ये चार्ज फ्री है, इस पर कोई किसी और बैंक ने लोन नहीं कर रखा, ये देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सारा काम कर दें उसके बाद कहेंगे आपका तो ये लोन जो है वो सरसई में चढ़ा हुआ है, तो आप जाके बैंक से इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट लो। तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि बैंक के रिलेशंस ख़राब होते हैं, क्योंकि बोरोवर कहता है आपने मेरे को 2-3 दिन तक चक्कर कटवाया, अब आप ये चीज़ कह रहे हो, आपको पहले ये चीज़ कह देनी चाहिए थी। तो अब देखो ये पहला स्टेप यही है कि अपन पहले ये देखें कि, क्योंकि सरसई में कई बार ये भी लिखा होता है कि कई जो पट्टे होते हैं वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में आ जाते हैं कि ये पट्टे, इस कॉलोनियों के जो पट्टे हैं वो उनके अगेंस्ट में लोन नहीं किया जा सकता, ना मॉर्गेज ना हाउसिंग लोन। तो ये भी सरसई के अंदर बाकायदा डिटेल डालनी होती है, क्योंकि उन पट्टों पे बाकायदा ये अंकित होता है कि या इसमें ये लिखा होता है कि सन इतने इतने तक आप जो है इसके अगेंस्ट में कोई लोन नहीं करोगे। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन अब आपको पता है सरसई मैंडेटरी है। अगर मान लो कोई अपने हाउसिंग लोन किया और वो सरसई में चढ़ने से रह गया, या मॉर्गेज लोन किया और वो चढ़ने से रह गया, और ऑडिट के दौरान इसकी MOC मिलती है, मेमोरेंडम ऑफ करेक्शन। आप MOC तो जानते होंगे, तो उस हिसाब से इसकी जो है ऑडिट में बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि आपने सरसई में चढ़ाने से, चाहे आपने इंटेंशनली और नोइंगली और अननोइंगली कैसे भी हो, लेकिन आपने ये बहुत गलत काम किया है कि एक नेक्स्ट बैंक को आपने एक चांस दिया है कि वो सर्टिफिकेट कॉपी पे लोन कर दे, चाहे ओरिजिनल पट्टा आपके पास ही है। तो इसलिए ये एक बहुत ही रिस्क फैक्टर है इसके अंदर कि अपने को सबसे पहले किस्त भी उसको जो हाउसिंग लोन में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इंस्टॉलमेंट इशू करते हैं आपके प्लिंथ लेवल, फिर विंडो लेवल, फिर रूफ लेवल, या मॉर्गेज लोन आप अपन लमसम में देते हैं, सेंट्रल ये जो सरसई है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है।
अब इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इस सरसई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, तो वो कहता है यस द सरसई एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इज मैंडेटरी for them to register all their security interests with the central registry. The Act provides for the creation of a central database of all security interests created by banks. एक ये सेंट्रल डाटाबेस है पूरे ऑल कंट्री का, जो कि आरबीआई को एक क्लिक में बता देगा कि एज ऑन डेट, आज की डेट में इतने बज के इतने मिनट पे प्राइवेट, नॉन प्राइवेट और गवर्नमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इतने मतलब जो लोन किए हुए हैं, हाउसिंग लोन, इतने मॉर्गेज किए हुए हैं, मॉर्गेज लोन के अगेंस्ट में एट ए ग्लांस मतलब इमीडिएटली बता देगा सर एग्जैक्ट। तो इसलिए ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट वो कहता है कि फाइन्स एंड पेनल्टीज, द सरसई एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर सरसई के जो प्रोविजंस है उनका पालन नहीं किया गया तो आपकी इट प्रोवाइड्स द स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज में क्या, आपके खाली चार्जेस नहीं हैं, आपको चिट्ठी भी दी जा सकती है, क्योंकि सरसई प्लेटफॉर्म के बाद बिल्कुल बैंक अपने आप को ये सेफ, जो बैंक लोन करती है अगर उसका सरसई में कहीं शो नहीं हो रहा तो वो ये सेफ मानती है और डॉक्यूमेंट्स में जो है लेमिनेटेड नहीं है, अपेरेंटली बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द कंसर्न ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर्स, जो भी इसके अंदर पार्ट एंड पार्शल होंगे, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बैंक का एक वाउचर जो है ना वो पियोन या कैश पियोन से लेके और पासिंग ऑफिसर तक जाता है। उसके बीच में कोई अगर फ्रॉड हो जाता है या वो गलत पास हो जाता है या उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उतने परसेंटेज में सब मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई ज़्यादा और कोई कम। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता साहब कि मैंने तो जाके दिया था, कोई ये नहीं कह सकता साहब मैंने तो पीछे से पास होकर आया था, 2000 का था लेकिन 20,000 का था, मैं तो 20,000 दे दिए। बहुत ज़रूरी है अपने को, बैंक एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हर जगह जो है कैश इन्वॉल्व है, बाई ट्रांसफ़र या बाई कैश। मैं आपको टाइम बताता रहता हूँ। और जो अपन अपनी बैंक में जो अपनी तिजोरी अलमारी है जिसमें जो कैश है वो कैश अपना नहीं है, हमेशा ये समझिए आप, वो कैश अपना नहीं है, वो अपने लिए कागज़ी टुकड़े हैं। वो कैश पब्लिक का है, अगले दिन पब्लिक ने वापस ले जाना है, फिर किसी पब्लिक ने जमा कराना है, फिर अगले दिन पब्लिक ने वापस ले जाना है। अपने लिए तो कागज़, अपने लिए तो जो कैश मानेंगे अपन नगद, वो नगद वही है जो अपने खाते में जो अपने को सैलरी मिलती है, बस वही है। इसलिए अगर बैंक में आप किसी का भी 1 रुपया भी अगर मान लो इधर से उधर नहीं करते और आपकी इसको बोलते हैं इंटेंशन जो है बिल्कुल मेलाफाइड नहीं है, बोनाफाइड इंटेंशन से काम करते हैं, तो कितनी ही बड़ी गलती हो जाए उसके अंदर आपको हो सकता है पनिशमेंट हो, लेकिन लाइट पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन मेलाफाइड है तो आपकी छोटी सी गलती भी आपकी नौकरी ले सकती है, ये आपको बहुत ध्यान रखने जरूरत है। आफ्टर डिजिटलाइजेशन के बाद सरसई में भी एक डेवलपमेंट हुआ। वो डेवलपमेंट ये हुआ कि पहले तो लॉगिन करते थे, लॉगिन करने के बाद जो ऑफिसर एम्पावर्ड होता था, मतलब ब्रांच मैनेजर, वो अपना उसके अंदर पासवर्ड वगैरह डाल कर देता था। उसके बाद बैंक ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक इशू कर दिया। मतलब जो आदमी इसको ऑथराइज करेगा उसके पास जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लॉगिन जब सरसई को करेंगे, सरसई को लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे जाके रजिस्टर्ड डीएससी उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड डीएससी करने के बाद उसके अंदर कॉलम आ जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन की, वो हम भरेंगे। भरने के बाद फिर जो हम करेंगे, क्लिक करेंगे सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए तो वो तुरंत जो है वो कह देगा, बता देगा कि ये आपके जो है कहीं चढ़ी है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, किसी मॉर्गेज हुआ है या नहीं हुआ। तो अब उसके लिए आपको डिजिटल, मतलब पहले तो क्या होता था, इसके लिए किसी मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये देखने के लिए भी ऑलरेडी इसका
लोन है या नहीं है सरसई से पहले पूछना पड़ता था किसी को, या किसी अकाउंटेंट को पूछना पड़ता था। सरसई होने के बाद इसको और सेव करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होते हैं ये आपके जो TCS हुई, जो आपके टेक्निकल कंपनीज हैं जैसे TCS वगैरह हुई, एसेंचर्स वगैरह हुई, ये जो कंपनियां हैं ये इशू करती हैं। ये 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। मतलब जैसे जिस दिन हमने इसकी हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना, तो वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है वो हमें 1 साल से पहले वापस रिन्यू करवाना होता है, उसको बैंक रिन्यू करवा के देती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। और वैसे जो ऊपर जोनल हेड्स होते हैं वो उनके पास लिस्ट होती है कि क्योंकि किसी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है आज हो रहा है 1 साल, तो किसी का जो है वो 10 दिन बाद हो रहा है, तो वो 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ताकि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरिंग ऑफ द DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऐसा नहीं हो कि उसको बनने में फिर महीना भर लग जाए और एक अप्रोर हो जाए ब्रांच में जो बोरोवर्स हैं, हाउसिंग लोन वाले या मॉर्गेज लोन वाले, कि साहब हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। तो उस अप्रोर से बचाने के लिए, काउस को बचाने के लिए जो है ये सब किया जाता है। तो ये सरसई का एक चैप्टर है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ये सरसई का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अपन लेंगे सरफेसी। आज हम लेते हैं चैप्टर DRT। सुना होगा आप सभी नाम, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ये 1981 में मिस्टर M तिवारी थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि जब बैंक को लोन की वसूली करनी होती है, किसी बड़े लोन की वसूली, तो उसके लिए अपन सेशन कोर्ट में जो है वो सूट फाइल बैंक करती है बोरोवर के अगेंस्ट में। तो लेकिन कोर्ट्स के पास वैसे भी काम बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम M तिवारी जी जो थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने निर्णय दिया कि क्यों नहीं एक रिकवरी ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, जिसमें कि जो एपेलेट अथॉरिटी होगी उसको कुछ अधिकार मजिस्ट्रेट लेवल के दिए जाएंगे। पूरे अधिकार तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कुछ अधिकार। तो ये उन्होंने 1981 में जब अपना रिपोर्ट दी थी, तो इसको प्रोसेस में आते आते 1993 में जाके ये उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो मटेरियलाइज हुई, मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या है कि 20 लाख और उससे ऊपर के जो खाते हैं, 20 लाख से नीचे के नहीं, 20 लाख और उससे ऊपर के जो खाते हैं वो अब अपन सेशन कोर्ट में नहीं वो फाइल करके सीधा DRT में फाइल कर देते हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या होता है, ये क्वासी जुरिस्डिक्शन का मामला है, मतलब ये क्वासी जुडिशियल एक प्लेटफार्म है कि जिसके अंदर क्या है कि उनको मजिस्ट्रेट की तरह ही जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, उनको मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकार रहते हैं और उनको बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के वो जो है वो जो उसको लोन का जो है रिकवरी है बाय वे ऑफ सेटलमेंट, बाय वे ऑफ मतलब वन टाइम सेटलमेंट, या बाय वे ऑफ रीशेड्यूलिंग ऑफ अकाउंट, या बाय वे ऑफ वेवमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर चार्जेस, वो उसको करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपके फीस लगती है और इसमें फीस बोरोवर से ही वसूल की जाती है। इसके बाद जब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है अपना जो निर्णय देता है, मान लो वो रीशेड्यूल के लिए कहता है या वन टाइम सेटलमेंट के लिए कहता है, और मान लो वो जो है उसको बोरोवर को मंजूर नहीं हो, तो वो चाहे तो इसकी जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो इसके जो एपेलेट ऑफिस अधिकारी हैं, मतलब जिसको अपीली अधिकारी, जिसको अपील की जा सकती है, उसको अपील कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भाई मैं जो है मुझे इस निर्णय में ये आपत्ति है, या मैंने इतना कर्ज लिया था और इतना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ,
तो मुझे इतना नहीं, इससे कम दिया जाए या 2 किस्तों में करवाया जाए, खाते को या तो रीडिस्ट्रीब्यूटिंग करवाया जाए वगैरह वगैरह। तो ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, इसमें फिर आदमी मतलब बैंक जो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अगर जाती है तो उसके बाद बैंकों को भी अगर कोई मान लो किस तरह से मंजूर नहीं होता, मान लो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहता है कि नहीं, ये जो वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए और इसमें इतना इतना आप जो है इसको छोड़ दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और बैंक को मंजूर नहीं होता तो बैंक भी आगे अपीली अधिकारी जो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को उनको अपील कर सकती है। लेकिन फिर हम कोर्ट में जाने का काम ख़त्म हो जाता है। इस डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बाद अभी 2014 या 15 में एक और कर दिया कोर्ट ने कि जो कमर्शियल एनपीए हैं, मतलब कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एनपीए हैं, वो जो हैं वो उनके लिए कमर्शियल कोर्ट खोल दिए गए हैं अलग से, उनके लिए कमर्शियल कोर्ट खोल दिए गए हैं। तो वो जो कमर्शियल C&I के जो इस तरह से सूट फाइल होते हैं केसेस, वो सीधा कमर्शियल एंड उसमें इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। और कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशन के जो केस हैं, तो राजस्थान में जैसे जोधपुर हाई कोर्ट है तो वो सीधे हाई कोर्ट में लगते हैं, और हाई कोर्ट में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, फ़ोटो कॉपी बैंक अपने पास रखती है, और फ़ोटो कॉपी बाकायदा जो है वो प्रमाणित होती है मैनेजर द्वारा, और जब फैसला होता है तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वापस बैंक के पास आ जाते हैं और फ़ोटो कॉपी रह जाती है। तो इस तरह से ये DRT है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मतलब जो ये DRT है, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण वसूली न्यायाधिकरण, और एक तरह से ये ऋण वसूली के लिए अर्ध न्यायालय है। इसको मतलब क्वासी जुडिशरी कहा जाता है ऋण रिकवरी के लिए। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो जिनकी अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी, उन्होंने भी महसूस किया और बैंकों ने भी महसूस किया और दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने भी महसूस किया कि बैंकों में अदालतों में केसेस बहुत पेंडिंग है, और इस एक केस को रिजॉल्व करते करते जो है उसका फैसला आते आते कई साल लग जाता है। तो बैंकों में मशीनरी बदल जाती है, मैनेजमेंट बदल जाता है, कई तरह के रूल्स और आ जाते हैं RBI के। तो इसलिए इसमें DRT में फास्ट स्पीडी रिकवरी का मेथड होता है। DRT इस मामले में बहुत जल्दी फैसला करती है कि इसको वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए, या मान लो इसका रीशेड्यूलिंग कर दी जाए, या इसका इतना वेवमेंट छोड़ दिया जाए, इंटरेस्ट वेव कर दिया जाए, जो भी है। और ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था अंडर डेब्ट एंड रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत बनाया गया था। इसका जो एक्ट है वो है डेब्ट एंड रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट, DRTA, उसके तहत बनाया गया था। और उसके बाद जो है ये आपके DRT, क्योंकि हर चीज़ के बाद हर चीज़ में सुधार होता है, टाइम टू टाइम हर चीज़ में सुधार होता है, चाहे वो कानून हो, चाहे वो आपके समझ लो कि कोई मकान बनता है, उसमें भी 10 साल बाद 20 साल बाद कुछ ना कुछ अपन करवाते रहते हैं। ठीक इस तरह से DRT 1993 में स्टार्ट हुई, वो चलते 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 लेकिन उसमें कुछ फिर थोड़ी सी कमियां पाई गई इसमें भी। तो कमियां पाई गई तो फिर एक आया सरफेसी, जिसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 में। मतलब 1993 हुआ ना, तो 9 साल के बाद 2002 में सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आया। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में जो सरफेसी इसको नाम है, उसके अंदर और ज़्यादा सुविधा दी गई। सरफेसी में क्या है, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा। और उसके अंदर DRT से भी ज़्यादा जो है अधिकार दिए गए हैं आपके। ये सरफेसी के लिए जो प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं, वो अपना रिकवरी का चार्ज लेती हैं, और बाकायदा पुलिस फोर्स होती है साथ में, और बाकायदा मतलब कलेक्टर जो है पुलिस फोर्स देता है, और पुलिस फोर्स का चार्ज जो है बैंक पेमेंट करती है। वो सारे लीगल एक्सपेंसेस या पुलिस फोर्स के चार्ज वगैरह जो हैं वो सब बराबर से लेते हैं। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन एक्ट एक बहुत अच्छा एक्ट है, अभी उस पर अपन चर्चा करेंगे। हाँ, अब अपन करते हैं सरफेसी, SARFAESI, जिसकी फुल फॉर्म में आपके
the Securitization and Reconstruction of Financial Asset Enforcement of Security Interest Act, ये 2002 में आया। ये कैसे आया, इसके लिए भी जो है आपके नसीमन कमेटी बनाई गई थी। फर्स्ट फेज में बनाई गई थी और सेकंड फेज में बनाई गई थी। नसीमन कमेटी ने को भी इकोनॉमिक रिफॉर्म सेक्टर के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो नसीमन कमेटी ने भी मैं अपना सुझाव दिया था कि बैंकों को कुछ जो पावर्स हैं वो दिए जाने चाहिए, मतलब फ्री हैंड दिया जाना चाहिए रिकवरी के लिए, ताकि क्या है फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे लोग। जो लोन है वो टाइम टू टाइम पेमेंट करें और मतलब विलफुल डिफॉल्टर क्रिएट ना हो। तो इसके लिए सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लागू किया। तो उसने ये सबसे बड़ी पावर इसमें ये दी कि सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के अंदर पहले बोरोवर को नोटिस दे दिया जाता है। पहले बोरोवर को नोटिस देने के बाद जो है बैंक उसकी, अगर वो फिर भी पेमेंट नहीं करता, उसको टाइम दिया जाता है बोरोवर को, उसमें फिर भी पेमेंट नहीं करता तो उसको एक नोटिस जो है 16 एक सेक्शन के तहत दिया जाता है। उसमें भी टाइम दिया जाता है कि अगर मान लो आपने इस पीरियड के अंदर भी अपनी पेमेंट नहीं किया तो आपके जो प्रॉपर्टी है जो आपने मॉर्गेज कर रखी है, या मान लो कोई हाउसिंग लोन है जो आपने ले रखा है, उसको बैंक कब्जा कर लेगी और आपको ये खाली करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर फिर भी वो 16 के नोटिस के बाद भी फिर भी वो पेमेंट नहीं करता, बोरोवर फेल्स टू पे द डेप्ट, तो 16(2) के अंदर उसको कह दिया जाता है कि हम इतने, वो चस्पा कर दिया जाता है, या तो उसके हाथ में दे दिया जाता है। अगर मकान को ताला वाला होता है तो उसको चस्पा कर दिया जाता है नोटिस कि भाई हम इस तारीख को आएंगे और हम आपके मकान को जो है वो पोजीशन में ले लेंगे। उसको कहते हैं आपके फिजिकल पोजीशन। उसमें बैंक जो है मकान को खाली करवा देती है। उसके खाली जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनको वो बैंक कहती है कि आप जो है यहाँ से इनको सबको हटा लो, और जैसा भी है नेसेसरी आइटम जो हैं वो भले यहाँ पड़े रहते हो, लेकिन वहाँ आप कुछ काम नहीं कर सकोगे उस मकान में, क्योंकि बैंक उसका फिजिकल पोजीशन ले लेती है। फिजिकल पोजीशन ऐसे नहीं ले जाता। फिजिकल पोजीशन लेने के लिए पहले बैंक का एक सिस्टम है। बैंक जो है वो जो नोटिस देती है दो, उस नोटिस की कॉपी जो है पहले उसको जाती है आपके जिला कलेक्टर को जाती है, और दूसरी जो कॉपी जाती है उसमें वो भी जिला कलेक्टर को जाती है। और उसके बाद फिर फिजिकल पोजीशन लेना होता है, तब बैंक जो है जिला कलेक्टर से या उस वहाँ के जो एसपी है ज़िले के, उससे फोर्स मांगती है कि, और फोर्स में लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल वगैरह भी होते हैं और जेंट्स कांस्टेबल भी होते हैं, क्योंकि नेचुरल जब हम किसी घर का फिजिकल पोजीशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ झगड़ा होने की पूरी स्थिति है, एक चीज़। दूसरी चीज़, घर में लेडीज़ भी होती हैं, तो कल को कोई लेडीज़ जो है गलत अपने बचाव के लिए गलत ब्लेम लगा सकती है। तो इसलिए, और बाकायदा जब फिजिकल पोजीशन लिया जाता है तब फिजिकल पोजीशन लेते टाइम उस मकान की बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, जैसे इलेक्शन में होती है ना, जैसे मकान की बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, ताकि कोई भी जो बोरोवर है या बोरोवर का कोई भी रिलेटिव जो है या वो मोहल्ले वाले हैं, किसी भी तरह का बैंक के अगेंस्ट में कोई ब्लेम ना लगा सके। और बैंक को भी जो है ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वो इसको पीसफुली पोजीशन ले। अंडर सरफेसी में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बैंक्स को जो है कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। बैंक सीधा फिजिकल पोजीशन लेके और उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, और उस प्रॉपर्टी को सीज करके और उसका ऑक्शन कर देती है। ऑक्शन उस टाइम नहीं करती, उसका एक टाइम है, उसके बाद ऑक्शन करती है। और दूसरा, सरफेसी एक्ट की डीआरटी के होने के बावजूद भी इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि सरफेसी में जो है वो कोर्ट से कोई परमिशन लेने की या कुछ आपके कोई किसी और दूसरी अपेलेट अथॉरिटी या कोई और दूसरी जो ट्रिब्यूनल है, किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इस सरफेसी एक्ट के तहत जो है वो फुल राइट्स दिए गए हैं। और सरफेसी के लिए बैंक के साथ साथ प्राइवेट एजेंसियां हैं वो ये फिजिकल पोजीशन का करती हैं, अपना काम करती हैं, और वो इसका चार्ज लेती हैं। और ये जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं
सिक्योरिटी एजेंसी, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एजेंसी, ये कोई भूमाफिया गिरोह की तरह नहीं होती। ये बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं और वो बैंक से अप्रूव्ड होती हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं। और उसके बाद जो है ये दरअसल सरफेसी एक्ट किस लिए करवाया गया, क्योंकि जनरली अगर सरफेसी एक्ट नहीं था तो जनरली क्या करते थे कि वो लोन जो है वो खड़ा रहता था, NP हो जाता था, जो बोरोवर है उस मकान में बैठा रहता था या उस संपत्ति में जो है वो कब्जा किए हुए रहता था, चलता रहता था, तो उस NP बढ़ते जाता था। अब उस NP को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सरफेसी में जब ऑक्शन किया जाता है या जब फिजिकल पोजीशन लिया जाता है, जब या नोटिस दिया जाता है, नोटिस चस्पा किया जाता है, जब घर के बाहर जब है फोर्स खड़ी होती है, बैंक वाले आते हैं तो गली मोहल्ले वाले देखते हैं, तो इससे जो लैंडलॉर्ड है या जो बोरोवर है उसकी इज्जत जाती है। जो लैंडलॉर्ड अपनी इज्जत बचाना चाहता है, पहली बात तो वो सरफेसी में या DRT वाला काम करता ही नहीं। लेकिन इन केस अगर किसी की ऐसी स्थिति वास्तव में हो गई है तो वो सेक्शन 17 के तहत, सरफेसी एक्ट की सेक्शन 17 के तहत अपनी जो प्रॉब्लम्स है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई इस तरह से, तो वो बैंक को लिख के दे सकता है और बैंक को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि जिससे मेरी प्रॉपर्टी भी बच जाए और उसका कोई ऑप्शन नहीं हो और मैं उसको आराम से चुका सकूं। इसके अंदर सरफेसी के अंदर आपके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही आती है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जैसे कोई प्लॉट ऑफ आपके लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड है या कोई हायर परचेज पे खरीदी हुई कोई मशीनरी वगैरह है, और ये इसके अंदर नहीं आते। पर्सनल लोन इसके अंदर नहीं आता, गोल्ड लोन इसके अंदर नहीं आता सरफेसी के अंदर। और कार लोन है तो वो इसके अंदर हालांकि मूवेबल है लेकिन उसका सीजर होता है, उसका सरफेसी के अंदर सीजर होता है, मतलब उस कार को जो है सीज कर लिया जाता है और उसको फिर अपने उसमें लेके और बैंक अपने बिल्डिंग के आगे या फिर किसी जगह पे खड़ा कर देती है। लेकिन जनरली कार वगैरह के केसेस कम होते हैं। ये जनरली केसेस जो होते हैं ये बड़े हाउसिंग लोन वगैरह जो होते हैं उसके अंदर जो है सरफेसी काम आती है। सरफेसी का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले यही है कि डिमांड नोटिस देना बोरोवर को कि आपका ये इतना है, तो आप जो है वो बैंक में आके मिले और इसको या इतना पैसा आप जमा कराएं। उसके बाद बोरोवर पे डिपेंड करता है कि वो पूरा पैसा जमा कराता है या आधा पैसा जमा कराता है, या बैंक से आके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को आप थोड़ा टाइम दो, और उससे लिखित में लिया जाता है। देन बैंक उसको लिखित में एक बार दे देती है, चलो ठीक है। उसके बाद फिर भी उससे कुछ जमा कराने के लिए कहा जाता है ताकि वो एक बार NP से बाहर आ जाए। उसके बाद जो है बैंक फिर उसको दो विशेष नोटिस देती है, 16/1, 16/2 और 16/1, 16/2। इन 16/2 के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पाने की स्थिति में है तो उसके बाद जो है उसकी फिजिकल पोजीशन ली जाती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है 16/1, 16/2 का, ये हम आगे भी चर्चा करेंगे। 16 का नोटिस कब दिया जाता है? 16 का नोटिस जिसको अपन डिमांड नोटिस भी कह सकते हैं, उस टाइम दिया जाता है जिस वक्त जो बोरोवर का जो खाता है, लोन अकाउंट है, इसमें ध्यान रखना लोन अकाउंट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से बैंक के पास रहती है, मतलब इसके कागजात बैंक के पास रहते हैं। उसमें हो गया आपके होम लोन हो गया या जैसे मॉर्गेज हो गया, दोनों। तो उसके अंदर जो है उसको ये 16 के नोटिस के तहत उसको 60 डेज़ का पीरियड दिया जाता है बोरोवर को कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मीन्स बैंक जो है, वो आप डेबिटर हो बोरोवर और आपका खाता जो है वो NP होने जा रहा है, तो आप इस नोटिस की फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डेट ऑफ दिस नोटिस विद इन 60 डेज यू पे योर एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट। उसके अंदर बाकायदा अमाउंट भी लिखती है बैंक एज ऑन डेट जो होता है, और उस 60 डेज़ के अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 16/2 का नोटिस जब दिया जाता है तो उसमें सिर्फ 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। और जब 16/2 का नोटिस दिया जाता है 30 डेज़ का, तो उसी दिन ही अखबार में 2 अखबारों में
जो वहाँ के जो जिसको बोलते हैं वल्नरेबल जो अखबार होते हैं वहाँ के प्रोमिनेंट उस जगह के ज़िले के या जो भी जहाँ आपकी शाखा है, तो उसमें नोटिस दिया जाता है कि जहाँ है जैसा है, नीलामी का नोटिस होता है एक तरह से कि जहाँ है जैसा है, ये नीलामी का नोटिस है वो, और हम नीलाम करें इस संपत्ति को, ये फला की संपत्ति इस जगह पे है, इतने स्क्वायर मीटर में ये मकान है और इतना इसके अंदर कवर्ड एरिया है, कारपेट एरिया है और इसकी वैल्यूशन आज की डेट में ये है और इतना अमाउंट बकाया है, तो हम ये अपने पोजीशन में ले रहे हैं। उसके बाद इसका ऑक्शन करेंगे, तो उस और ये जो नोटिस इशू जो करता है वो नॉट शुड बी बिलो दैन द स्केल 4। चीफ मैनेजर लेवल से कम का आदमी जो है वो इस नोटिस पे साइन नहीं, मतलब जारी नहीं कर सकता अपने न्यूज़पेपर में। तो ये इसका है। उसके अलावा जो है, अगर 16/2 के नोटिस में ही बोरोवर आ जाता है, बैंक से कोई सेटलमेंट कर लेता है या कुछ पैसे जमा करवा देता है, उसका खाता एनपी से बाहर आ जाता है, जिसकी भी जो भी जिस तरह से सेटलमेंट हो तो एनपीए से बाहर जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एनपीए से बाहर नहीं आता तो फिर उसकी जो सिक्योरिटी है, जो होम लोन है या जो हाउस है, उसको सीज किया जाता है, पोजीशन में लिया जाता है, पोजीशन में ले जाके उसका फिर ऑक्शन किया जाता है। तो ये सरफेसी में यही है कि जब वही बात है जो मैंने आपको बताई, पोजीशन करने के लिए आप ऐसे पोजीशन नहीं कर सकते, बाकायदा पुलिस कांस्टेबल होंगे, लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल्स भी होंगी और हम एसपी वहाँ के ज़िले के जो एसपी उसे डिमांड करते हैं, उसके चार्ज लगते हैं। वो सारे चार्ज, अखबार में निकालने के चार्ज, फोर्स हायर करने के चार्ज, ये सारे चार्ज जो है बोरोवर से वसूल करते हैं। तो बोरोवर को पहले हम बता देते हैं कि, और सरफेसी का जो ग्रुप होता है, सरफेसी कंपनी के जो आदमी आते हैं वो मेन आगे रहते हैं और साथ में जो बैंक का मैनेजर है या बैंक का कोई जो रिकवरी ऑफिसर है वो भी साथ में रहता है। वो इसलिए साथ रहते हैं कि जो सरफेसी की जो टीम है, सरफेसी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो मेन आगे रह के और उसको खाली करवाते हैं पुलिस फोर्स के साथ मिलके, और बैंक अधिकारी भी साथ में होते हैं। तो इसलिए क्या है कि कोई किसी तरह की कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जिससे कि बोरोवर के किसी पक्ष को या बैंक के किसी कर्मचारी को कोई भी तरह के कोई शारीरिक क्षति ना हो, और इसलिए जो है कांस्टेबल रहते हैं। और उस नोटिस में जो 16 का नोटिस देते हैं उसमें लिख देते हैं कि आपके इसमें किसी प्रकार का जो डेब्ट ड्यू चल रहा है उसको अगर आप जमा नहीं कराओगे और हम उसको जब रिकवर करेंगे तो आपकी पोजीशन को, तो आपकी किसी की मतलब आपकी क्रेडिटेबिलिटी को या आपकी गुडविल को किस तरह के अगर नुकसान होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, और या फिर आप इसको जमा करवा दो, जितना भी पैसा है जमा करवा दो, या बैंक में आके सेटलमेंट कर लो कि भाई हम एक बार इतना पैसा जमा करवा सकते हैं ताकि वो एनपीए से बाहर आ जाए। क्योंकि एनपीए को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए ही जो जहाँ हमारे बैंक के पास सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी के जो अकाउंट्स हैं उनको वहीं एनपीए को आगे नहीं बढ़ने के कारण ही उनका जो कहते हैं क्विक सेटलमेंट करने के उद्देश्य से ही आपके सरफेसी एक्ट लाया गया था 2002 में। डीआरटी लाया गया था 1993 में, बट डीआरटी में ये कमी थी कि वो क्वासी ज्यूरिडिक्शन था, जबकि सरफेसी में सिर्फ फोर्स लेने की ज़रूरत होती है और कोई न्यायालय से किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती और सीधा आप उसमें पोजीशन कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट है, इसमें 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा है असेट रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द इंटरप्शन ऑफ द कोर्ट। सिक्योरिटाइजेशन में ये है कि जब प्रॉपर्टी मार्केटेबल हो जाती है, मार्केटेबल मीन्स जब प्रॉपर्टी को हम पोजीशन में ले लेते हैं तब उसको जो है हम उस असेट्स को जो है जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, सरफेसी की जो कंपनियां होती हैं उनको हम बेच देते हैं या वो आगे उससे फंड्स रेज कर लेते हैं। तो ये सिक्योरिटाइजेशन हो गया, मतलब सिक्योरिटाइजेशन सुरक्षित हो गई। बैंक की प्रॉपर्टी, बैंक का लोन जो है वो हमने बेच दिया, ऑक्शन कर दिया और वो हमारे पास आ गया, सुरक्षित हो गया। इसमें ये होता है कि किसी कस्टमर का मान लो 1,50,000 बकाया है और वो सिक्योरिटी 1,80,000 में बिकी तो 30,000 कस्टमर को वापस कर दिया जाएगा, वो बैंक नहीं रखेगी क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा मिली है। ठीक। दूसरा है असेट रिकंस्ट्रक्शन। असेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन एम्पावर्स असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, मतलब
असेट रिकन्स्ट्रक्शन, अब वही असेट है उसको अब रिकन्स्ट्रक्ट करता है। रिकन्स्ट्रक्ट का मतलब ये हो गया कि उसको अपन जब बेचेंगे तो जब कोई उसको खरीदेगा तो बैंक को तो अपने लोन से मतलब है, बैंक को तो इतना चाहिए, उससे ज़्यादा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो रिकन्स्ट्रक्ट हो गई एक तरह से, मतलब है वो बैंक का लोन पूरा हो गया और साथ में वो प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे के पास ली गई। साथ में इट कैन बी डन बाई मैनेजिंग द बोरोवर्स बिजनेस बाई सेलिंग और एक्वायरिंग इट और बाई रीशेड्यूलिंग पेमेंट्स ऑफ डेट पेबल बाई द बोरोवर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। साथ में ये हो गया कि वो प्रॉपर्टी बिजनेस से जो है वो बोरोवर का जो खाता है वो सही हो गया। तीसरा हो गया एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द इंटरप्शन ऑफ द कोर्ट। वो बताया द एक्ट एम्पावर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इशू नोटिस टू इंडिविजुअल्स हु हैव obtained a secured asset from the borrower for paying the due amount and claim to a borrower's debtor to pay the sum of due to the borrowers। और अब ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द इंटरप्शन, इसमें मतलब कोर्ट की जरूरत नहीं होती और इसमें जो है एनफोर्समेंट मतलब जो पुलिस है या जो आपके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो हैं, साथ में बैंक के मैनेजर है और जो सरफेसी की टीम है, वो ही जो है उसको पावर दी जाती है फिजिकल पोजीशन लेने की और ऑक्शन करने की। फिजिकल पोजीशन लेने के बाद फिर उस बोरोवर का कोई मतलब नहीं रहता, उस बोरोवर का इतना ही मतलब रहता है कि जब ऑक्शन हो तब वो आके देख सकता है कि ऑक्शन कितने में हो रहा है और बचा हुआ पैसा जो उसको दे दिया जाता है, पैसा नहीं बचता तो फिर जो है वो बैंक अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेती है, उसका अकाउंट क्लोज कर देती है। दूसरा, असेट नॉट कवर्ड अंडर द सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर, इसमें मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड। दूसरा, मनी और सिक्योरिटी इशूड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनी लीज, हायर परचेज, कंडीशनल सेल और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट वेयर नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, जहाँ सिक्योरिटी का इंटरेस्ट क्रिएटेड नहीं है। एनी राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और एनी प्रॉपर्टीज विच आर नॉट लाइएबल फॉर सेल और अटैचमेंट अंडर सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और पर्सनल लोन इसके अंदर नहीं आता, गोल्ड लोन इसके अंदर नहीं आता और ये आपके कार वगैरह लोन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के इसके अंदर नहीं आते, उनका सीजर होता है वो सरफेसी का नहीं आके उनका सीजर होता है। ये आपका सरफेसी है, वो आपका DRT था, ये आपका सरफेसी है।